हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट क्वींस। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट्स अपनी इस जर्नी के दौरान करते हैं। अपनी जब वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तब वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ सात मिस्टेक्स ऑब्जर्व की हैं जो यूजुअली एस्पिरेंट्स अपनी इस जर्नी के दौरान करते हैं। अगर हम इस डायग्रामेटिक पिक्चर को देखें, इसको देखें बहुत अच्छे से, इस रिप्रेजेंटेशन को, तो ये बता रहा है कि हम लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं, जी और जान लगा के हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। जो हमारा गोल होता है, हमें यहाँ पे पहुंचना है, ये एरो यहाँ पे जाना है, लेकिन हम ये एरो या तो यहाँ पे चला जाता है या बाईपास कर जाता है या बीच में चला जाता है। अब जो एरो पहले चले गया उसका तो ये है कि चलो प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन जब हम एकदम जो प्रीलिम से 1-2 मार्क्स से या कुछ एकदम बहुत नज़दीक जाके जब हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है, तब दुख होता है। सो कुछ मिस्टेक्स हम लोग ज़रूर करते होंगे, कुछ हमारी अप्रोच में कुछ ना कुछ गलतियां होती होंगी, इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो एक बार आप उन 7 मिस्टेक्स को देखिए, हो सकता है आप भी उसको कहीं ना कहीं लिंक कर पाएं कि हाँ सर, ये समस्या तो मेरे साथ में भी है। सो हम इन मिस्टेक्स को देखते हैं एंड देन हम कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को सुधारें। सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी। हम लोग बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहते अपनी अप्रोच में। इनकंसिस्टेंसी हमारे शेड्यूल में बहुत होती है। अगर आपने मेरे और भी वीडियोस देखे होंगे तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिस पे मैंने हमेशा फोकस किया है, जिस पे मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि बी कंसिस्टेंट। भले ही 5 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। ऐसा मत करो कि आज मैंने 5 घंटे पढ़ाई की है, कल मैं 2 ही करूंगा, परसों 3 करूंगा और उसके बाद में कुछ नहीं करूंगा। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। हमें एक डेली जो हमारा शेड्यूल है, जो टारगेट है, उस पर फिक्स रहना है। यूजली एस्पिरेंट्स में ग्राफ ऐसा जाता है, जो हमारे जो इनिशियल डेज होते हैं ना, वो बहुत जोश भरे होते हैं कि हाँ सर अब तो करना ही है, हमें क्रैक करना है। तो इनिशियल डेज में हमारा ग्राफ यहाँ पे रहता है। हम पहले टाइम में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, हमारा ग्राफ यहाँ पे रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे यहाँ पे डे 4, डे 5, डे 6 आता है, ये ग्राफ नीचे आने लगता है और ये बहुत नीचे आके सेटल हो जाता है। तो हमें हमारा ग्राफ डाउनवर्ड ट्रेंड में नहीं लेके आना है। हमारा ग्राफ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अपने प्रिपरेशन के दौरान। और जब आप अपना प्लान बनाएंगे, जब आप अपना पूरा एक शेड्यूल बनाएंगे, तो आपका प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए, ना कि आइडियलिस्टिक। ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए आपका प्लान, ना कि आइडियलिज्म से भरा हुआ। अब रियलिस्टिक मतलब क्या है और आइडियलिज्म मतलब क्या है? आइडियलिज्म वो हो गया कि सर मैं 10 दिन के अंदर अंदर लक्ष्मीकांत खत्म कर दूंगा, मैं लक्ष्मीकांत पूरी 10 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा। ये आइडियलिज्म हो गया। आप हो सकता है पढ़ लो, लेकिन हम इतनी जल्दी पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ही नहीं जाएंगे। तो जब भी आप अपने टारगेट्स, आप अपने प्लान बनाएंगे, तो वो रियलिस्टिक होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो कि अचीवेबल हो और जिसका हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। सो कंसिस्टेंसी को हमें रियलिज्म से लिंक करना है, रियलिस्टिक से लिंक करना है। हमें हमारा शेड्यूल ऐसे बनाना है कि हम उसे अचीव कर सकें और हमें कंसिस्टेंट रहना है। सो पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सेकेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिलेबस। यूजली होता यह है कि हम लोग पढ़ते जाते हैं कि मैंने जुडिशरी कंप्लीट कर लिया, मैंने पार्लियामेंट कंप्लीट कर लिया, मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, एथिक्स खत्म कर लिया, सब खत्म कर लिया है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व की बारी आती है, तब हमें सवाल नहीं बनते हैं। तो वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमने क्वेश्चंस देखे नहीं है प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, बिल्कुल रिपीट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो इससे हमको एक आइडिया लगेगा, हमें पता चलेगा कि एग्जामिनर हमसे चाह क्या रहा है, एग्जामिनर की हम लोगों से डिमांड क्या है। फॉर एग्जांपल आपने जुडिशरी को पढ़ा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक बार वहाँ पे क्वेश्चंस देखें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कि जुडिशरी से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर उस हिसाब से टॉपिक को पढ़ें। या फिर आपने टॉपिक पढ़ लिया है और अगर आप उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या आपसे
पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहे हैं तो हम फिर से उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं उस क्वेश्चंस की अप्रोच से। तो ये जो मिस्टेक्स है ना, अगर ये हम लोग पहले देख लेते हैं, अगर हम लोग ये चीजें पहले थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो बाद में इतना दुख नहीं होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में होता ये है कि इसमें हमको आलसी आ जाती है, उनको ढूंढो फिर उनको देखो, है ना। तो ये यूजली ये प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे हमको हाफ एन आवर और 1 आवर देना होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि यार इससे तो अच्छा मैं द हिंदू का एक आगे का एक एडिटोरियल पढ़ लेता, इतना समय होता तो वो कर लेता। लेकिन अगर आप अभी 1 आवर देंगे, हाफ एन आवर देंगे, तो जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपके चेहरे पे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। सेकेंड पॉइंट जो इसे में हमें देखना है वो है सिलेबस। सिलेबस का इसलिए बोला कि कोई भी बुक में बहुत ज्यादा चैप्टर्स होते हैं, बहुत ज्यादा मोटी होती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे होते हैं, लेकिन हमें हमारे सिलेबस से स्टिक रहना है। उसमें कुछ ना कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल काम के नहीं हैं। हम सिर्फ बुक फिनिश करने की, हम सिर्फ उस चक्कर में लगे रहते हैं कि हम बता दे लोगों को कि मैंने ये बुक पूरी पढ़ ली, मैंने XYZ बुक पूरी की पूरी खत्म कर ली, भाई मैंने सब पूरी बुक पढ़ ली। हम अपने कॉलेज में जाके ये बोलें, ये चीज़ गलत है। हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि सिलेबस में मेंशन हो। आपको सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए। यूपीएससी का सिलेबस है क्या, आपको सिलेबस याद होना चाहिए कि हाँ ये पेपर 1 का टॉपिक है, ये पेपर 2 का है, ये पेपर 3 का टॉपिक है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी पेपर 3, जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रहना चाहिए कि पावर्टी कौन से पेपर में। ऐसे ही जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, हमें ये ध्यान रहना चाहिए। और जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो हमें सिलेबस का ध्यान आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में हमें ध्यान आना चाहिए ना, कोई टॉपिक आया कि अच्छा ये वहाँ से हमें लिंक करना है, ठीक है। और कोई भी आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी के सिलेबस से, जो सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, आप उस पर एकदम स्टिक रहेंगे। क्लियर। वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन न्यूज़पेपर। हम क्या करते हैं कि द हिंदू हम बोलते हैं कि बहुत सर डिफिकल्ट है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है कि सर एडिटोरियल की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, या फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं भी जाती है तो उसको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो रीजनल न्यूज़ भी पढ़ने लग जाता है ना। तो हम लोग 2.5 घंटे 2.5 आवर्स हम लोग न्यूज़पेपर को ही दे रहे हैं, तो ये चीज़ एकदम गलत है। हमें न्यूज़पेपर को 1.5 आवर से तो ज़्यादा देना ही नहीं है। कोशिश करिए 1 आवर में ख़त्म कर दें, लेकिन 1.5 तक आप चले जाइए नोट्स वोट्स बनाते करते। इससे ज़्यादा हमें समय नहीं देना है। कोई लोग 2.5 घंटे 3 घंटे तक पेपर ही पढ़ रहे हैं, तो भाई आप बाकी की चीज़ें कब पढ़ोगे। हाँ, इनिशियल फेज में ही हो सकता है। अब कोई हो सकता है कोई आज किसी ने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी हो, या फिर किसी ने अभी सोचा ही हो और कोई अभी बस ऐसे ही सर्च कर रहा हो और वो 2.5 घंटे ले, तो उसके लिए सही है, क्योंकि वो एकदम नया नया है, उसने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। तो इनिशियल 1 मंथ, जो आपका इनिशियल 1 मंथ होगा उसमें चलेगा, उसमें इनिशियल 1 मंथ तक आप थोड़ा सा टाइम एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद आपको ये टाइम कम करना होगा, क्योंकि 1 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, हमें सिर्फ उन्हें ही पढ़ना होता है, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन हम छोड़ देते हैं ना, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। देन टू मैनी रिसोर्सेज, ये वाली चीज़ दूसरी है जो मैंने आपको हमेशा बोला है, सर कौन सी बुक पढ़ें, सर ये करें। अगर सिर्फ एक बुक पढ़ने से हो जाता तो जितने भी एस्पिरेंट्स फॉर्म भर रहे हैं वो सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर लेते। ये एग्ज़ाम बुक पढ़ने के अलावा आपसे बहुत कुछ चाहता है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका नज़रिया क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है सोसाइटी को लेके, इश्यूज़ को लेके। तो ये एग्ज़ाम आपको बुक के बियॉन्ड, ये आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस चाह रहा है। हाँ, बुक ज़रूरी है, बुक्स इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एक स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होगा, और जब वो पोर्शन डेवलप हो जाएगा, जब वो अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, तब हम आगे क्रिटिकली सोच पाएंगे। लेकिन अब आप एक सब्जेक्ट की 3-3 बुक्स पढ़े जा रहे हो, तो क्या फ़ायदा होगा उसको। आपको ये एग्ज़ाम बुक पढ़ने से नहीं होगा, आपको बुक पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं है कि हो जाएगा। एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम 2 बुक से ज़्यादा मत पढ़िएगा। मेरी तो आपसे ये एडवाइस रहेगी कि एक सब्जेक्ट की एक ही बुक पढ़िए, बाकी करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। लेकिन कोई सब्जेक्ट डिमांड्स करते हैं, कहीं पे हमें कुछ टॉपिक इस बुक से पढ़ना पड़ता है, कुछ टॉपिक इस बुक से पढ़ना पड़ता है, तो वो चलता है।
और बुक्स भी आप जब पढ़ेंगे तो सिलेक्टिवली पढ़िए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कहाँ से इंपॉर्टेंट है, पूरा एक साथ में मत लग जाइए, ठीक है। फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब जब हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें कंसेप्ट्स क्लियर करना है कि इलेक्शन कमीशन है क्या, इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, क्या हो रहा है, क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में लिमिटेशंस क्या है। तो हमें जो कंसेप्चुअल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको बिल्डअप करना है ताकि हम आगे कभी कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए तो हमारा बेस बन जाए। देन रिवीजन इज अ की टू सक्सेस। अब आपने जो बुक पढ़ी है उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, उसे हमें बार बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि ये बुक पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो डीडी बासु पढ़ ले, सर डीडी बासु भी पढ़ ली तो कुछ दूसरी बुक पढ़ ले, ऐसा नहीं करना है। एक बुक पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार उसी बुक को रिवाइज करो, ठीक है। सिर्फ बुक पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाता तो बहुत सारे लोग क्लियर कर लेते। सो एक क्विक ग्लैंस देखते हैं। सबसे पहले हमें जो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ें हैं उसे सुधारना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है सिलेबस के साथ साथ में, हमें ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर पे वेस्ट नहीं करना है, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। ये हो गई 4 मिस्टेक्स जो यूजली एस्पेरेंट्स करते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हम यूजली करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, ठीक। ये 4 चीज़ें तो हमें क्लियर हुई। देन और कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? आंसर राइटिंग प्लस मेकिंग नोट्स। अब हम कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीलिम्स के भी करेंगे, मेंस के भी करेंगे, ऐसी प्रिपरेशन मत करिए। फोकस ऑन द मेंस ओरिएंटेड। आप अपनी जब प्रिपरेशन करें तो प्लीज़ इस चीज़ को रखिए कि आपकी प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड हो। अगर आप मेंस ओरिएंटेड रखेंगे अपनी प्रिपरेशन तो प्रीलिम्स हो जाएगा आपका आराम से। आप अपनी प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड रखिए, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड में ये होता है कि हम चीज़ों को हॉलिस्टिकली कवर करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें आंसर लिखना है, वहाँ से 200 से 250 वर्ड के अंदर अंदर हमें आंसर लिखना है, तो हम चीज़ों को यहाँ पे हॉलिस्टिकली कवर करते हैं। कुछ जो फैक्ट्स होते हैं वो न्यूज़पेपर के थ्रू और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के थ्रू कवर हो जाते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड रखिए, आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। यूजुअली होता यह है कि जब एस्पायरेंट्स का प्रीलिम्स निकल जाता है, जब आप लोगों का प्रीलिम्स निकल जाता है तब आप सोचते हैं कि आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। फिर क्या आपको लगता है कि सिर्फ उतने से टाइम पीरियड में जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम पीरियड है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम पीरियड है, क्या उसमें इस मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो आपको आपकी मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले ही हो जानी चाहिए। ये जो प्रीलिम्स है इससे पहले ही आपकी मेंस की प्रिपरेशन पूरी हो जानी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो मेंस ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी? जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपने कुछ पढ़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह, तो एक क्वेश्चन बनाया, एक आंसर लिखने की कोशिश करी, ठीक है। कोई भी टॉपिक हुआ, कोई भी आप चीज़ें देख रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि आप 200 शब्द में लिखें, ठीक है, कि कम से कम शब्द में उस चीज़ को ज़्यादा कैसे एक्सप्रेस करें। हमें ये चीज़ सीखनी होगी ना, क्योंकि वर्ड लिमिट कम है। कम से कम शब्दों में हम अपनी बात कैसे कहें। तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थॉरोली करनी होगी। आपको बहुत सारे आंसर्स लिखने होंगे प्रीलिम से पहले, तब जाके हम सोच सकते हैं कि हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के ही काउंट होंगे। क्लियर है? देन नोट्स बनाया कीजिए। आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाया कीजिए। नोट्स कैसे बनाना है इसकी ऑलरेडी वीडियोस हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसे देखिए। आप कुछ भी चीज़ पढ़े तो नोट्स बनाइए। अगर आप ऐसे अंडरलाइन करेंगे तो जब रिविजन की बारी आएगी तब हम उन चीज़ों को भूल जाएंगे, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तब हम एट द एंड हमारा ये होगा कि हम वो बुक के पेजेस ऐसे टर्न करते रहेंगे और एट लास्ट हमें वो पूरी बुक की बुक रिवाइज करनी होगी, ठीक है। तो नोट्स बनाइए कि प्रीलिम्स के 3 दिन पहले मैं कैसे रिवाइज करूंगा, ठीक। मूड स्विंग्स ऑन द सब्जेक्ट्स। मूड स्विंग्स, अब मूड स्विंग्स ऑन द सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि आज मन हुआ कि पॉलिटी पढ़ ले, कल मन हुआ इकोनॉमी पढ़ ले, परसों मन हुआ हिस्ट्री पढ़ ले। ऐसा मत करो। आज ये सर का वीडियो देखा तो ऐसे कर लेते हैं, कल उनका वीडियो देखा तो ऐसे कर लेते हैं। प्लीज़ आप एक बार आप आराम से 10-15 दिन का टाइम ले लीजिए। आप सोच लीजिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस पे ट्रस्ट करना है, कौन से वीडियोस देखना है, कोचिंग जाना है नहीं जाना है, ये वाला सब्जेक्ट पहले करना है, वो वाला सब्जेक्ट बाद में करना है। ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, इसको आपको कंट्रोल करना होगा, वरना एट द एंड मैं कुछ बोलूँगा, कोई और
और कुछ बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा। देखो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, आपका कुछ अपना ओपिनियन होगा, तो एट द एंड आप सिर्फ सबकी बात सुनते रह जाएंगे और आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ आप पहले अपना एक वो बना लीजिए कि मुझे इस वे में अप्रोच करना है और मुझे इनसे गाइडेंस लेनी है। कोई भी हो सकता है, वो भाई बहन, कोई टीचर, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म, कुछ भी जो आपको ठीक लगे आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। देन जनरल स्टडीज एंड द ऑप्शनल रेशियो। सबसे पहले हम लोग जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आपके जनरल स्टडीज के पेपर होंगे प्लस आपको ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरल स्टडीज में इतना डिटेल में चले जाते हैं। अब जनरल स्टडीज मतलब क्या है, यहाँ पे जनरली आपको चीज़ों को इतना इन डेप्थ में नहीं जाना है। जनरल स्टडीज़ में लोग इतना घुस जाते हैं, किसी का मान लो हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है लेकिन फिर भी वो हिस्ट्री में इतना घुस जाएगा कि नहीं ये भी देखना वो भी देखना। क्या करना है भाई, हमें जनरल स्टडीज़ के हिसाब से हिस्ट्री में पढ़ना है। यहाँ पे इन डेप्थ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, एक पूरी स्टोरी फॉर्मेट में होनी चाहिए, रीजंस पता होनी चाहिए, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना है। जहाँ पे हमको इन डेप्थ जाना है वो है ऑप्शनल। हमें ऑप्शनल का सब्जेक्ट ऐसे चूज करना है जिसमें हम एकदम इन डेप्थ जाके चीज़ों को कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। तो इसीलिए हम लोग कई बार रॉन्ग ऑप्शनल भी चूज कर लेते हैं। जो एस्पिरेंट्स की जो गलती होती है वो ये भी होती है कि वो गलत ऑप्शनल चूज कर लेते हैं। तो ऑप्शनल वही चूज करें जिस पे आप एकदम इन डेप्थ जाके पढ़ सके, जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए। ऑप्शनल कैसे चूज करना है ये भी मैंने आपको बताया, इसका भी मेरा वीडियो है। तो ये जो छोटी छोटी गलती है अगर आपने अभी देखा होगा तो आपको लगा होगा कि सर ये तो ऐसी मजाक वाली बात कह दी। ये मजाक वाली बात नहीं है, ट्रस्ट मी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग भी कर रहे होंगे। बहुत सारे इनमें से, इन सातों चीज़ में से कुछ ना कुछ चीज़ तो आप भी लैक कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ तो आप भी कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे। तो इन सातों चीज़ों को आपको अवॉइड करना है टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से अपने लक्ष्य के पास पहुंचिए और इन सातों चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स यूपीएससी चैनल आपके साथ में है, हम लोग आपके प्रिपरेशन में आप लोगों के साथ में हैं आपको हेल्प करने के लिए। सो डू रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड एंड योर सीनियर्स एंड जूनियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।